हेलो फ्रेंड्स। आप सबको आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब मजे में होंगे और आप सबकी पढ़ाई पीछे चल रही होगी। तो कक्षा 10 विज्ञान विषय की एमसीक्यू की सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2 अम्ल, सार व लवण की महत्वपूर्ण एमसीक्यू की। हमने चैप्टर 1 के एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा रखे हैं। तो अगर वो आपने क्लासेस नहीं देखी है, चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर 2 की व्याख्या, पाठ के भीतर दिए गए प्रश्नों का सॉल्यूशन और अभ्यास प्रश्नों का सॉल्यूशन भी मैंने करा रखा है। वो क्लासेस भी आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। बात कर रहे हैं आज हम चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला जो प्रश्न दिया गया है, शुष्क बुझा हुआ चूना। अब देखो, पहली बात तो शुष्क बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। इस पर किसकी विक्रिया करानी है? क्लोरीन की। तो क्या बनेगा? CaOCl2 यानी कि विरंजक चूर्ण बनेगा। प्लस क्या बनेगा? प्लस आपका बन जाएगा जल। ठीक है, क्या बनेगा? प्लस आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पर देखो O2 है, यहाँ पर बन जाएगा जल। तो ये अभिक्रिया हो जाएगी। तो कौन सा पदार्थ बनता है? तो इसको कहते हैं विरंजक चूर्ण। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 2 देखें। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। ये जो लिटमस रंजक है वो कहां से निकाला जाता है? तो वो लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। अगला, कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो आप सबने जाना भी होगा कि जो सोडियम कार्बोनेट है उसका उपयोग कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय का मतलब इनसे अलग है। तो देखो, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, ये सब क्या है? ये सब कैल्शियम के क्या है? कैल्शियम के यौगिक है। जबकि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो इनसे क्या है? अलग है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप सब सूत्र भी जानते होंगे, CaSO4 और क्या होता है? हाफ H2O। ठीक है, ये है आज समझ में प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। अब कैल्शियम कार्बोन संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये आप सब जानते होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में पीएच का कौन सा सामान कारक विलयन का मान है? यानी निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान कारक विलयन का मान है? तो कारक विलयन का जो पीएच मान है वो कितना होता है? देखो, 2, 7, 6। 2 क्या होगा? प्रबल अम्ल होगा। 7 क्या होगा? उदासीन होगा या लवण होगा। 6 क्या होगा? 6 दुर्बल अम्ल होगा। और 13 क्या होगा? 13 होगा सारक का। क्योंकि आप सब जानते होंगे 0 से 7 तक किसका होता है? अम्लक। 7 किसका होता है? लवण का, उदासीन होता है। और 7 से 14 किसका होता है? ये होता है आपके सारक। तो यहाँ पर 13 किसका होगा? 13 होगा आपके सारक का पीएच मान। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है लगभग, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र क्या होता है? NaOH, है ना। तो ये क्या है? एक प्रकार का सारक होता है। तो सारक का पीएच मान कितना होगा? 14। लगभग कितना होता है? 14, क्योंकि ये बहुत ही दुर्बल सारक होता है। सॉरी, प्रबल सारक होता है, प्रबल होता है। ठीक है, दुर्बल नहीं, प्रबल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है? यानी जो आपके सामने कुछ फॉर्मूले सूत्र लिखे गए हैं, इनमें से कौन सा सूत्र है जो सही है वो आपको बताना है। तो देखो, आप सबने पढ़ा होगा कौन सा सूत्र सही है। तो जो Na2CO3 10H2O, ये सूत्र क्या है? ये आपका सूत्र एकदम सही है। क्या है? Na2CO3। ये किसका सूत्र है वो भी बता देता हूं। ये है वॉशिंग सोडा, जिसे हम धोने का सोडा बोलते हैं, कपड़े धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा। ठीक है, या जिसे हम सोडा वाटर भी कहते हैं या सोडा भी कहते हैं। तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। आगे बढ़ते हैं। चूना पत्थर, खड़िया तथा संगमरमर किसका विविध रूप है? किसका विविध रूप है? तो ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के ही अलग अलग रूप है। ये संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3, है ना। ये क्या होता है? CaCO3। ये किसका सूत्र है? ये संगमरमर का है। और ये सब किसके विविध रूप है? कैल्शियम कार्बोनेट के ही ये अलग अलग रूप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जठर रस का पीएच मान कितना होता है?
अब देखो जो जठर रस है वो, जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो जठर रस HCl होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है ना। तो इसका मान लगभग कितना होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए गलत है। जठर रस का जो पीएच मान है वो 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ वापिस एक बार। यहाँ पर जठर रस का जो पीएच वैल्यू है वो 1.2 होती है। यहाँ पर पॉइंट नहीं लगा गलती से, ठीक है, ऑप्शन ए ही सही था, 1.2 होती है, क्योंकि ये क्या होता है, ये प्रबल अम्ल होता है, इस वजह से ऑप्शन ए ही सही होगा। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 1.2, क्योंकि जठर रस का मतलब ही किससे होता है? HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, जो कि प्रबल अम्ल होता है। तो इसका पीएच मान कितना होता है? 1.2 के समथिंग होता है। अगला प्रश्न, नीला धोता का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? तो नीले धोते का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है CuSO4 5H2O, ठीक है। कॉपर सल्फेट के साथ जल के 5 अणु हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं? नीला धोता बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिला लेने पर रंग परिवर्तित होकर किस रंग का हो जाता है? देखो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। इसके अंदर आपको क्या मिलाना है? मिथाइल ऑरेंज। क्या मिलाना है? मिथाइल ऑरेंज। इसका घोल मिलाओगे तो जो रंग है सोडियम कार्बोनेट का वो परिवर्तित होकर कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा पीला। कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसके साथ मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर उसका रंग पीला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप सब जानते होंगे चीनी का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है? C12H22O11। इसका सूत्र होता है, ये चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मुक्त होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड पर मुक्त होते हैं। कहाँ पर? एनोड पर। निम्नांकित में से कौन प्रबल भस्म है? प्रबल भस्म कौन है? तो प्रबल भस्म का मतलब क्या होता है? जल में घुलनशील जो भस्म होती है ना। भस्म मतलब सार सही है, ठीक है। तो सार, प्रबल सार इनमें से कौन सा है? तो KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका प्रबल सार होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो सार कहते हैं। अगला, सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन से विद्युत धारा हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं क्लोरोसार प्रक्रिया। क्या कहते हैं? क्लोरोसार प्रक्रिया। सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है, इसका जब विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित की जाती है तो विद्युत अपघटन होता है, तो क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड बनता है। कौन सा आयन बनता है? हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोरोसार प्रक्रिया या अभिक्रिया कहते हैं। अगला, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? आप सब जानते होंगे दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। निम्नांकित में से कौन अम्ल नहीं है? इनमें से अम्ल कौन नहीं है? तो KOH, ये अम्ल नहीं है, ये सार है। निम्नांकित में से कौन लवण है? लवण कौन सा है वो आपको बताना है। देखो HCl अम्ल है, NaOH सार है, ये भी सार है, तो लवण हो गया आपका K2SO4। अगला, कौन भस्म नहीं है? तो देखो CaO है, NaOH है, Na2CO3 है, C नहीं है। NaCl क्या होता है? NaCl लवण होता है। नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो नींबू का जो रस है उसमें भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, अम्ल का पीएच मान लगभग कितना होता है? 2.2 के समथिंग। अगला, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से विक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है। वो गैस कौन सी होती है? तो वो गैस हमेशा हाइड्रोजन होती है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप सब जानते होंगे इमली में टॉर्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र कौन सा है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आगे, NaOH विलयन के साथ जिंक अधातु की अभिक्रिया निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न करती है? देखो NaOH है, NaOH प्लस Zn, तो यहाँ पर कौन सी गैस बच रही है? हाइड्रोजन। सिंपल सी बात है, यहाँ पर कौन सी गैस मुक्त होगी? यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आपकी मुक्त होगी। अगला प्रश्न, सार्वजनिक
शुद्ध जल में कौन सा रंग होता है? सार्वजनिक सार्वजनिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग होता है? तो वो हमेशा नीले रंग का दिखाई देता है। सॉरी सॉरी सार्वजनिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग होता है? तो हरा रंग होता है। ठीक है, आगे आपने देखा होगा ना, कई दिनों तक पानी पानी पड़ा रहता है तो वो बिल्कुल हरा हरा सा दिखाई देता है। ये उस बात की बात कर रहा है। आगे, अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान कितना होता है? आप सब जानते होंगे। अम्लीय वर्षा के लिए जो पीएच मान है वो लगभग 5.6 से कम होता है। तो नाम से पता चल रहा है अम्लीय वर्षा यानी अम्ल की वर्षा होती है। और अम्ल की वर्षा का मतलब है कि पीएच मान क्या होगा? 7 से कम हो। तो यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा है? 5.6। अगला, निम्नांकित में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है? कौन सी धातु है जो अम्ल से भी अभिक्रिया करती है और क्षार से भी? हमने देखा था जिंक धातु है वो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है। आगे, NaCl पर तनु H2SO4 एक्वस H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ पर कौन सी गैस निकलेगी? आप जहां पर कौन सी गैस निकलती है तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तांबे के बर्तन में खट्टे खाद्य पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते? क्योंकि जो खट्टे खाद्य पदार्थ है उनमें क्या होता है? अम्ल होता है और वो तांबे के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, उसका निर्माण करते हैं, बीज का निर्माण करते हैं। आगे, धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक बनता है? धातुओं के ऑक्साइड पर, धातुओं का कोई ऑक्साइड है उस पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक बनता है? तो जो धातुओं के ऑक्साइड है जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस पर अगर हम अम्ल की अभिक्रिया करवाएं तो क्या बनेगा? MgCl यानी कि धातु लवण बनेगा। क्या बनेगा? धातु लवण। आगे, वे खाद्य पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम अम्ल कहते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल व क्षारक के बीच अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है? तो वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से बने लवण का पीएच मान कितना होगा? तो पीएच मान उसका कितना होगा? 7 होगा, क्योंकि वो क्या होगा? वो प्रबल लवण होगा। अगला, निम्नांकित में से कौन अम्लीय है? इनमें से अम्ल कौन है? तो HCl। सिंपल सी बात है। जिप्सम लवण के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaHO4 2H2O। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सब जानते होंगे, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। H2SO4 एक परबल अम्ल है क्योंकि जलीय घोल में ये क्या करता है? यह पूर्णत रूप से आयनित हो जाता है। कौन सा आयन मुक्त करता है? H+ आयन मुक्त करता है। निम्नांकित में से कौन परबल अम्ल है? परबल अम्ल कौन होगा? इसका पीएच मान लगभग 0 से लेकर 7 के बीच में है। नेट्रल के डंक में कौन सा अम्ल होता है? सब जानते होंगे, मेथनोइक अम्ल होता है। किसी अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस बनती है? तो जब अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है जैसे HCl + Zn, कौन सी गैस बनेगी? यहाँ से हाइड्रोजन गैस बनेगी। अगला, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभदायक होता है? तो बेकिंग सोडा से, क्योंकि मधुमक्खी का जो डंक है उसमें अम्ल पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल, और डंक मारने से जो अम्ल है वो हमारे शरीर में चला जाता है और जलन होती है। तो उस डंक को कम करने के लिए, उस अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए बेकिंग सोडा, जो कि एक प्रकार की क्षारीय प्रकृति का होता है, उसका उपयोग किया जाता है। लिटमस बैंगनी रंग का रंजक होता है जो कहाँ से निकाला जाता है? तो ये लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। अगला, क्षारक के जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? क्षारक के जल में घोलने पर OH- आयन मुक्त होते हैं। अगला, निम्नांकित में से कौन कथन सही है? धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड भस्मीय होते हैं। तो धातु के जो ऑक्साइड है वो भस्मीय यानी कि क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। अगला, जब अम्लीय जल नदी में प्रवाहित होता है तो जल का पीएच मान क्या हो जाता है? घट जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीवाणुओं का जीना क्या हो जाता है? जीवाणुओं का जीना कठिन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मृत्यु धीरे धीरे होने लगती है। हल्दी किस प्रकार का सूचक है? तो हल्दी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। अगला, तनु HCl से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सा आयन मुक्त होगा? तनु HCl से क्या बात करनी है आपको? विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, तो कौन से आयन मुक्त होंगे? तो H+ आयन। कौन से? H+ आयन, क्योंकि जो Cl- आयन है वो एनोड पर मुक्त हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन के रूप में। अगला, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? बिल्कुल सरल है, CaOCl2।
जल की अनुपस्थिति में HCl H+ आयन उत्पन्न कर सकता है क्या? तो नहीं, कभी भी जल की अनुपस्थिति में ये कोई भी अम्ल कभी भी H+ आयन उत्पन्न नहीं कर सकता। अगला, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है? सबसे अधिक सारिता को, कि वो प्रबल सार है। अधात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? अधात्विक ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। दही बन जाने पर उसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? तो घटेगा, क्योंकि दही है उसका जो अम्लीय मान है उसमें लैक्टिक अम्ल होता है, उसका अम्लीय मान ज्यादा होता है, अतः उसका पीएच मान कम हो जाएगा। अपच का उपचार का करने के लिए किस दुर्बल सारक का उपयोग किया जाता है? अपच में क्या होता है? अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे आप एसिडिटी कहते हैं। तो किस दुर्बल सारक का उपयोग किया जाता है? तो MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा? तो लाल लिटमस को नीला कर रहा है मतलब वो सार है, सार का पीएच मान क्या होगा? 7 से 14 के बीच में होगा। एक पीएच स्केल पर शून्य क्या प्रदर्शित करता है? अधिक अम्लता को, कि वो प्रबल अम्ल है। चूना जल में CO2 प्रवाहित करने पर जल का रंग कैसा हो जाता है? है कि चूने के पानी में या चूने के जल में अगर हम क्या मिला दे, अगर हम CO2, चूना जल का मतलब क्या है? CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें अगर हम CO2 मिला दे तो जल का रंग कैसा हो जाएगा? तो जल का रंग हो जाएगा दूधिया। अगला, कौन सा सारक सार होता है? तो जल में घुलनशील सारक को ही क्या कहते हैं? सार कहते हैं। सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2ZnO2, ये सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र है। सोना जल में CO2 प्रवाहित करने पर श्वेत अवक्षेप बनता है, यह श्वेत अवक्षेप है। सोना जल अभी मैंने बताया, तो ये किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। सोना पत्थर, सोना जल का मतलब क्या होता है? CaOH2, इसमें CO2 प्रवाहित करोगे तो क्या बनता है? CaCO3 बनता है। ठीक है, और इसके अलावा जो पीछे बच रहा है वो। आगे, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए एंटीसिड का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल कौन है? तो जो एसिडिक अम्ल है CH3COOH, ये क्या होता है? ये दुर्बल अम्ल होता है। दांतों में क्षय कब प्रारंभ होता है? जब हमारे मुंह का जो पीएच मान है वो 5.5 से कम हो जाता है, उस समय क्या होता है? दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। NaOH CaOH2 के विलयन से विद्युत धारा के प्रवाह से कौन से आयन मुक्त होते हैं? देखो दोनों ही क्या है? दोनों ही सारक है आपके। तो सारक है तो कौन सा आयन मुक्त होगा? OH माइनस, OH प्लस नहीं, OH माइनस आयन मुक्त। अगला, दांत का मसूड़ा इनेमल दंतक बल्लभ किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर होता है? तो वो कैल्शियम फास्फोर का बना होता है ना। जो इनेमल है जो काफी कठोर पदार्थ होता है, दांतों की सुरक्षा करता है, वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इसका बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम फॉस्फेट का जो सूत्र है वो क्या होता है? CaSO4 होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन को चुनें। अम्ल जल में H+ आयन देते हैं, सार OH माइनस आयन देते हैं। अम्ल जल में H3O आयन देते हैं और सार क्या देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। डी, अम्ल है वो जल में OH माइनस आयन देते हैं और सार H+ आयन देते हैं। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अम्ल है वो जल के अंदर H3O+ आयन देते हैं, जबकि सार है वो क्या देते हैं? वो OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, ये कथन सही है आपका, ऑप्शन डी। अगला, NaOH और 2 को, NaOH और 2, ये 2 नहीं होगा शायद, NaOH और कुछ दूसरा होगा, या तो H2O होगा। वो आपस में मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? या होगा शायद CO2, ये होगा। तो गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ पर जो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस से निकलेगी। आगे, इनमें से कौन संश्लेषण सूचक नहीं है? तो जो मेथिल ऑरेंज है वो संश्लेषण सूचक नहीं होता है। अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? सब जानते होंगे, COSO4 H2O। निम्नलिखित में से किसमें रवा जल होता है? इसमें रवा जल होता है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसमें रवा जल का मतलब है ये H2O, इसको कहते हैं रवा जल। ठीक है, चलिए आगे। अगर चूना जल में अधिक CO2 गैस प्रवाहित की जाए तो ये किस रंग में बदल जाएगा? तो ये श्वेत रंग में बदल जाएगा, क्योंकि पहले दूधिया रंग होता है, अगर उससे और ज्यादा हम उसमें गैस प्रवाहित करेंगे धीरे धीरे उसका रंग कैसा हो जाएगा? श्वेत हो जाएगा।
मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय को रोका जा सके, तो वो क्षारीय मंजन होना चाहिए। क्योंकि दांतों का क्षय कब होता है, जब हमारा मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, यानी अम्लीय प्रकृति धीरे धीरे बढ़ती जाती है, उस समय दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारा जो दातुन है, जो ब्रश है, मंजन है, उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, क्षारीय होनी चाहिए। नेटल के पौधे के छू जाने पर डंक जैसा महसूस होता है, जिसका इलाज किया जाता है तो डॉग पौधे की पत्ती से, क्योंकि नेटल के पौधे में कौन सा अम्ल होता है, मैथोनिक अम्ल। ठीक है, उस अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए डॉग पौधे की पत्तियों का उपयोग किया जाता है, जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहते हैं, उसको प्रबल अम्ल कहते हैं। धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है, तो उसे क्षारीय ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे पीएस स्केल कहा जाता है। इसका विकास सोरेनसन के द्वारा किया गया था। NaOH और NaSCO3 पर HCl की अभिक्रिया से कौन सी गैस मुक्त होगी, तो यहाँ से देखो कौन सी गैस मुक्त हो रही है, यहाँ से CO2 गैस आपकी मुक्त होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। कोई विलयन अंडे के पीछे कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है, तो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या है, तो इस विलयन में क्या है, इस विलयन में आपका HCl होगा, जो अंडे का जो कवच है उसके साथ अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करेगा, और वो उस छूने के पानी को CaOH2 को क्या करेगा, दूधिया कर देगा। आगे बढ़ते हैं। अम्ल और भस्म पदार्थ है, कैसे हैं, ये एक दूसरे के विपरीत गुणों वाले पदार्थ हैं। वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं, तो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। जिस भस्म के अणु जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, वे प्रबल भस्म या सारक कहलाते हैं, जो पूर्ण रूप से जल के अंदर घुल जाते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। निम्न में से कौन क्षारीय पदार्थ है, तो जो चूना है वो क्षारीय पदार्थ है। क्या सभी सारक सार हो सकते हैं, तो बताइए कौन सा सारक सार होगा, तो जो जल में घुलनशील सारक है वही क्या कहलाते हैं, वही सारक कहलाते हैं। सांद्र अम्ल या सारक को जल के साथ मिश्रित करना किस प्रकार की अभिक्रिया है। सांद्र अम्ल या सारक को जल के साथ जब मिश्रित करोगे तो ऊष्मा बाहर निकलेगी, यानी कि ऊष्मा से भी अभिक्रिया होगी। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, ऐसे पदार्थ को किस प्रकार का सूचक कहा जाता है, तो उन्हें गंधीय सूचक कहा जाता है। धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इस पर अगर हम अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे तो कौन सी गैस मुक्त होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। गंधीय सूचक से गंध परिवर्तन द्वारा किन किन पदार्थों की उपस्थिति दर्शाई जा सकती है, अम्लीय की, क्षारीय की, उदासीन की, या इनमें से कोई नहीं। गंधीय सूचक से गंध परिवर्तन के द्वारा किन किन पदार्थों की उपस्थिति दर्शा सकते हैं, हम उपस्थिति नहीं बता सकते। ठीक है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन डी। केवल ये बता सकते हैं कि वो अम्ल है या सारक है। सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस मुक्त होती है, अभी बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, कौन सी गैस निकलेगी, सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हल्दी लिटमस पत्र किस प्रकार का सूचक है, तो ये प्राकृतिक सूचक है। NaOH का 10 ml विलयन के साथ 8 ml HCl, NaOH कितना है, NaOH है 10 ml के साथ HCl का अनुपात कितना है, 8 ml। आगे बोल रहा है के साथ पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH का विलयन 20 ml ले ले तो उसको उदासीन करने के लिए HCl कितना चाहिए, ये अगर 20 ले ले तो ये इसका डबल है, तो इसका डबल कितना होगा, 16 ml। ऑप्शन डी सही होगा। अगला, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों, क्योंकि जो टीन है उस टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, इस वजह से उसकी बजाय टीन का लेप किया जाता है। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ खट्टा होता है। हल्दी का रस घरेलू सूचक है जिसका रंग पीला होता है, इस सूचक से किस विलयन की पहचान की जा सकती है, तो इससे साधारणतः क्षारीय विलयन की पहचान की जा सकती है। चुकंदर का रस बैंगनी रंग का घरेलू सूचक है, क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग पीला हो जाता है। इनमें से कौन उदासीन पदार्थ है, तो जो चीनी है वो उदासीन पदार्थ है। कौन गंधीय सूचक है, तो जो लौंग का तेल है वो गंधीय सूचक है। कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, CuO प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर बीकर को धीरे धीरे हिलाया जाता है। कॉपर ऑक्साइड नीले हरित रंग का हो जाता है
यह किस यौगिक लवण के बनने से हुआ है? तो इसमें क्या बन रहा है? इसमें कॉपर क्लोराइड बन रहा है, CuCl2। ठीक है, और क्या बनेगा? और आपका बन जाएगा जल, तो कॉपर क्लोराइड बनता है। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो। नींबू के रस में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो नींबू के रस में आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन अकार्बनिक अम्ल है? अकार्बनिक, देखो H2SO4, HCl, HNO3, ये तीनों ही कार्बनिक अम्ल है। इनमें से सभी ये क्या है? सॉरी, कौन अकार्बनिक है? तो ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही अकार्बनिक अम्ल है। टॉर्ट्रिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? तो टॉर्ट्रिक अम्ल है, कौन सा अम्ल है? वो आपका कार्बनिक अम्ल है। जिस अम्ल के जलीय विलयन में पर्याप्त हाइड्रोनियम आयन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जब प्रबल हाइड्रोनियम आयन है, बहुत ज्यादा हाइड्रोनियम आयन है, मतलब वो प्रबल अम्ल होगा। इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है? इसमें कम हाइड्रोजन आयन होंगे, तो जो ऑक्जेलिक अम्ल है वो आपका दुर्बल अम्ल होगा। इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है? तो जो नारंगी का रस है वो क्या होगा? अम्लीय पदार्थ। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, ये जल से संयोग करके क्या बनाते हैं? तो ये जल से संयोग करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। जल में सार मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में क्या परिवर्तन होता है? तो जल में अगर हम सार मिला देंगे तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता धीरे धीरे कम होगी। 1 लीटर शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होती है? 10⁻⁷ मोल होती है। 1 बिलियन पीएच पेपर को लाल बना देता है, तो बिलियन का पीएच मान कितना हो सकता है? क्या कर देता है? पीएच पेपर को लाल बना देता है, नीले लिटमस को लाल करता है, तो उसका पीएच मान कितना होगा? 1 से 2 के बीच में होगा। ठीक है, ताजी दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बनना जाए पर पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? तो देखो, ताजे दूध का पीएच मान 6 है, दही यानी उसमें अम्ल की मात्रा, लैक्टिक अम्ल की मात्रा और बढ़ जाएगी, पीएच मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगला, जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में क्या परिवर्तन होता है? अम्ल मिलाने पर तो क्या होगा? बढ़ेगा। अगर सार मिलाओगे तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी? कम होगी। जल में अम्लीय या क्षारीय विलयन चालन करते हैं, किसका चालन करते हैं? विद्युत का। एक छात्र जांच परत नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट आपको चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, तो कौन सा रंग दिखेगा? तो पीला रंग दिखेगा। कौन सा दिखेगा? पीला। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान कितना है? तो 7 से अधिक है, क्योंकि ये सारक कौन सा है? ये लवण है। कौन सा है? लवण है, तो 7 या 7 से अधिक होगा, क्योंकि ये ज्यादा प्रबल लवण नहीं होता, बल्कि सारीय लवण होता है ना, इस वजह से इसका पीएच मान 7 या 7 से थोड़ा सा अधिक होगा। अगला, अम्ल व सारक की प्रबलता की जांच किससे की जाती है? पीएच स्केल से। पीएच स्केल पर फिर 7 से मान जितना कम है तो वो प्रबल अम्ल है, और 7 से जितना मान अधिक है 14 की ओर, तो वो प्रबल सार है। विलयन में H+ आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति कौन सी होती है? तो वो अम्लीय होती है। नेट्रल एक शाकीय पादप पदार्थ है, इसको छू जाने पर डंक जैसा महसूस होता है। इस दर्द का उपचार किस पौधे की पत्ती डंक वाले स्थान पर रगड़ कर किया जाता है? तो डॉग पौधे की पत्ती से। किसी विलयन में हाइड्रोजन के आयन की विभिन्न सांद्रता विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करने के लिए एक सूचक की जरूरत होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको सार्वभौमिक सूचक के नाम से जाना जाता है। कुछ फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलयन में अम्ल व सारक की उपस्थिति को सूचित करती है, उन्हें किस प्रकार का सूचक कहा जाता है? तो उन्हें अम्ल सारक सूचक कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। पीएच किसी घोल में किसकी शक्ति को व्यक्त करता है? तो हाइड्रोजन आयन की शक्ति को दर्शाता है। यदि किसी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, आयन का सांद्रण 10x मोल प्रति लीटर है, तो उस घोल का पीएच क्या होगा? तो क्या होगा? x होगा। क्या होगा? x। पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी जलीय घोल की क्या दर्शाती है? उस जलीय घोल की अम्लीयता और क्षारीयता दोनों को बताती है। पीएच स्केल में 0 से 14 तक के मान होते हैं। 0 का मान क्या होता है? प्रबल अम्ल होता है। पीएच स्केल में 14 क्या दर्शाता है? प्रबल सार। पीएच स्केल में 14 क्या दर्शाता है? तो पीएच स्केल में जो 14 है वो किसको दर्शाएगा? वो
प्रबल सार को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? प्रबल सार को। यहाँ पर हो सकता है इसमें सामान्य सार बताया है, लेकिन प्रबल सार को दर्शाएगा। पीएच स्केल में 7 से 0 तक घटता हुआ मान भूल की किस अम्लता को बढ़ाता है? तो बढ़ती हुई अम्लता को। यदि 7 से मान कम हो रहा है मतलब वो प्रबल अम्ल है, यदि 7 से मान अधिक बढ़ रहा है तो वो प्रबल सार है। पीएच स्केल में 7 से 14 तक बढ़ता हुआ मान घोल की किस सारिता को बताता है? तो बढ़ती हुई सारिता को। एक विलयन जिसका पीएच मान 0 से 7 के बीच में है वह क्या होगा? वह अम्लीय होगा। एक विलयन जिसका पीएच मान 7 से 14 है वह क्या होगा? वह क्षारीय प्रकृति का होगा। दोनों विलयन ए और बी के पीएच 2 और 5 है तो ज्यादा अम्लीय कौन होगा? इसका पीएच मान कम होगा, तो बी। ए है, इसका मान पीएच मान कम है तो ये ज्यादा प्रबल अम्ल होगा। टॉर्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सब जानते होंगे इमली के अंदर टॉर्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो जो आपकी सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम के जो सल्फर जो ऑक्साइड है उस सल्फर ऑक्साइड के आयनों के कारण। अगला, लवण बनने में कौन सा मूलक सहायक होता है? तो क्षारीय मूलक और अम्लीय दोनों, क्योंकि अम्ल और क्षारक के मिलने से ही लवण और जल का निर्माण होता है। वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं क्या कहलाते हैं? वो सामान्य लवण कहलाते हैं। ठीक है। और यदि प्रबल अम्ल है और दुर्बल सार है तो प्रबल अम्ल होगा, अम्लीय लवण होगा। और यदि दुर्बल अम्ल और प्रबल सार है तो कौन सा होगा? वो भस्मीय लवण होगा। वैसे लवण जो अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं क्या होते हैं? देखो, अम्ल के अपूर्ण उदासीकरण मतलब अम्ल प्रबल है तो वो कौन सा होगा? वो अम्लीय लवण होगा। वैसे लवण जो भस्म के अपूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं यानी सार प्रबल है तो कौन सा लवण होगा? भस्मीय लवण यानी क्षारीय लवण। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है? तो जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होगी NaSHO4, ये कौन सा होगा? ये अम्लीय लवण होगा। कौन भस्मीय लवण है? तो ZnOHCl। निम्नलिखित में से कौन सामान्य लवण है? तो Na2SO4। धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक उत्सर्जित होता है? तो धातु लवण का निर्माण होता है। कास्टिक सोडा का उपयोग कहां पर होता है? तो कास्टिक सोडा का उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में होता है। कहां पर? पेट्रोलियम के शोधन में। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? NaOH, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। धोने के सोडे का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो कागज और साबुन के उत्पादन में किया जाता है धोने के सोडे का उपयोग। ठीक है। धोने के सोडे को हम धावन सोडा भी कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है। आगे, खाने का सोडा और वॉशिंग सोडा किस विधि से बनाए जाते हैं? तो ये दोनों अमोनियम सोडा विधि से बनाए जाते हैं। खाने के सोडे का सूत्र क्या होता है? NaCO3। ठीक है। वॉशिंग सोडा का तो अभी मैंने बता ही दिया, Na2CO3 10H2O। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे उन सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की शिक्षा कर ली है। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आ रही है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक दें। ठीक है। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको सभी प्रकार का स्टडी मटेरियल और नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।